पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं, जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोका है, जहाँ से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोके से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर कालिख और काई जमी है। उन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाघ छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। एक बार झरोके की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ, कैसी कैसी भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भीगे आई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर है। तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए? तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ, मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी के पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। देख रही हो, मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूँ, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इससे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है, और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। दूध लौटा दिया है, शक्कर मिला लो और पी लो। नहीं, तुम पहले बताओ। और जाकर थोड़ी देर तल्प पर विश्राम कर लो। मुझे अभी नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदे के पलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसा करोगी तो मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगी।
क्या हुआ है माँ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोके के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी झरोके से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। ये कौन लोग हैं माँ? संभवत राज्य के कर्मचारी है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियाँ नहीं दिखाई देती है, और जब भी दिखाई देती है कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारी पिता की मृत्यु हुई तब भी मैंने यह आकृतियाँ यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? न जाने किस लिए आए हैं। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बांह से पकड़कर रोक लेती है। अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। अंबिका धान को मुट्ठी में ले लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो वह किसी को भी उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही। तुम न कहो, मैं कहती हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है। मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती माँ? मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका लेती है। मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता है। अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है। तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। पवित्र, कोमल और अनश्वर है। माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्मप्रवंचन है। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की सारी आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? भावना में भावना का वर्ण। हाँ। मल्लिका क्षण भर
छत की ओर देखती रहती है। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं होती माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर ध्यान भटकने लगती है। होगा, मैं नहीं जानती। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका की माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है। क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर की ओर चल देती है। सच तो ये है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। माँ! अन्य लोगों को उससे क्या प्रवंचन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। अंबिका चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा विवशता की रेखाएं एक साथ खिंच जाती हैं। हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बांध से आहट होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बांध प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आसन पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम वनस्थल में घूमेंगे, कोमल दूध खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। यह आहत हरिण शावक, यह ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हम सोएंगे? हाँ, हम थोड़ी देर में सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उसके पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत विचित्र लगा। माँ आज बहुत रुष्ट है। हम पहले से सुखी है। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने उसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उसे बांध छोड़ते बना कैसे। यह कुलांज भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा स्नेह मिलेगा। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारे एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है। उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर हैं जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होंठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती है।
कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हिरण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं की चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेगा? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। यह हरिण शावक इस पार्वतीय भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसकी सजातीय हैं। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर। दंतुल तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। तुम देख रही हो माँ? इसे मुझे दे दो मल्लिका। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है। मैं इसे घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है संवत, इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। संभवतः। संवत? अंबिका सहसा अंदर से आती है। ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वर रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए।